करीब 2 सप्ताह पहले, उसका पर्पस ये है कि जो जो देश के हर व्यक्ति को समझ में आने चाहिए ताकि हमारे समाज में चर्चाओं का स्तर बेहतर हो सके। तो उसी प्रोसेस में एक चर्चा, बड़ी समकालिक चर्चा है, समकालीन चर्चा है, जिसका विषय है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, जो नार्को टेस्ट है, और एक टेस्ट और है ब्रेन मैपिंग, शायद आपने नाम सुना होगा। इनको लेकर क्या पॉलिटिक्स है, इनके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। और ये सवाल क्यों है, क्यों मेरे मन में आया? मन में इसलिए आया कि मैं पिछले 1 सप्ताह में जब घर जाता हूँ अपने, तो मेरे पिताजी टीवी देख रहे होते हैं, उनको न्यूज़ देखने का बड़ा शौक है। और न्यूज़ आजकल देश में एक ही चल रही है कि जो आफताब श्रद्धा वाले मामले में जो बेरहमी से कत्ल हुआ, उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कभी आता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, फिर आता है कि परमिशन, जो एक्यूज है, एक्यूज समझते हैं ना, एक्यूज का मतलब जिसके ऊपर आरोप है, एक्यूज बोलते हैं, आरोपी। अभी कन्विक्ट नहीं है। कन्विक्ट का मतलब है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया हो, जो अपराधी हो। तो ध्यान रखना है, अपराधी मतलब कन्विक्ट, एक्यूज मतलब आरोपी जिस पे आरोप है। तो जो एक्यूज्ड है उसकी परमिशन मिलेगी तो पॉलीग्राफ होगा, उसकी परमिशन मिलेगी तो नार्को होगा, उसकी परमिशन मिलेगी तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। तो मेरे पिताजी ने एक सवाल पूछा कि यार इतना इससे पूछते क्यों हैं, क्यों परमिशन चाहिए इसकी, ये तो क्रिमिनल है। और फिर अगले दिन सुन लिया कि टेस्ट हो गया, लेकिन इस टेस्ट के रिजल्ट को गवाही माना नहीं जा सकता है, प्रूफ माना नहीं जा सकता है, एविडेंस मान नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा कि यार तुम इतने चीज़ों पर बोलते हो, थोड़ा इस पर बताओ ना कि ये क्या मामला है, हम समझ नहीं पा रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि अगला जो डिस्कशन है इसी विषय पर करते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कानून के हैं, तकनीक के हैं। और जो मैं आपके बारे में जानता हूँ वो ये कि आप सिंपल ग्रेजुएट्स हैं और अभी आपने यूपीएससी की तैयारी सीरियसली की नहीं है। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ऐसी ऑडियंस के सामने ही बात करूँ जो ऑडियंस देश के सामान्य ऑडियंस को रिप्रेजेंट करे, ताकि हर व्यक्ति इस बात को समझ सके। ठीक? तो मैं एक बहुत बुनियादी मुद्दे से बात शुरू करता हूँ, और वो ये है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगाएं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते, पर मैं छिपा ही नहीं पाता हूं। तो मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सामने आ जाती हैं, और लोग समझ जाते हैं कि मैं साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिनको बहुत सफाई से बात छिपाने की आदत आती हो। आपको न भी आती हो, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, कायदे से बोलते हैं। उनके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने एक शेर लिखा, वसीम बरेलवी, शायद नाम सुना हो आपने, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम जिस सोशल सेटिंग में हैं, जिस समाज में हैं, जिन संबंधों में हैं, हमारे बहुत सारे फैसले इस बात पे टिके होते हैं कि हमसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि हम जान लें। तो फिर लोग क्या करते हैं? बहुत छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, उसे झूठ बोलने की समझ भी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा जब झूठ बोलना सीखता भी है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको झूठ बोलने की अदा नहीं आती है।
सूरदास के काव्य में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, जिसको यूं समझिए कि कृष्ण जी ने मक्खन खा लिया है, उनकी माँ को पता लगा कि मक्खन गायब हो गया है। माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा मक्खन गायब हो गया, तुमने तो नहीं लिया? कृष्ण जी के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, चेहरे पे, नाक पे, सब जगह लगा हुआ है, और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं पता मक्खन कहाँ चला गया। अच्छा, मम्मी भी बहुत खुश हो रही है उस अदा पे, उस बचपन को देख के। वो कह रही है, बेटा तुमने तो नहीं लिया होगा, मैं जानती हूँ। कृष्ण ने कहा कि मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। तो मम्मी कह रही है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम तो खा ही नहीं सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, चलो हम मिलकर ढूंढ दें किसने खाया, कहाँ चोरी हो गया। वो दोनों ढूंढ रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की चोरी पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है। सीखते हैं समय के साथ साथ, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं आता है। बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास अपने डिफेंस का एक ही मैकेनिज्म है, झूठ बोलना। जब उनको लगता है कि फंस जाएंगे, जब उनको लगता है कि पिटाई हो जाएगी, तो झूठ बोलना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं, फिर दो पिटाइयां होती हैं, एक तो गलत काम, एक झूठ बोलने की भी होती है अलग से। धीरे धीरे बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं कि झूठ ऐसे बोलना है कि पकड़ा ना जाए। और फिर वो जब थोड़े मैच्योर होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, वहां तक आ जाते, झूठ ठीक से बोलने लगते हैं। किशोरावस्था में उनकी उम्र में ऐसी चीजें होती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। पेरेंट्स उनको दोस्त कम दुश्मन ज्यादा नजर आने लगते हैं, झूठ बोलने की वजहें बढ़ जाती हैं। अपना गैंग होता है, उस गैंग में सारी बातें होती हैं, कितना बताएं। तो जरूरत पड़ने पर, अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की जरूरत नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर टीचर्स और पेरेंट्स उतने समझदार ना हो तो बच्चों के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो झूठ बोल के अपने आप को बचाएं, अपने रास्ते निकालें। अब पेरेंट्स बड़े खुंदक में रहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था। बच्चा नहीं बताएगा। पेरेंट्स उसका फोन चेक करेंगे तो बच्चे ने नाम ही कुछ और सेव कर रखा है। चेक कर लीजिए, कितना भी चेक कर लीजिए। बात हो रही थी भारती से, नाम लिखा भारत, अब कितना आप कर लेंगे, कितना चेक कर लेंगे। ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस बॉस, आप कितना चेक करेंगे। बच्चों के पास उपाय है इस चीज का। तो दुनिया के हर समाज में पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, राज्य के सामने चुनौती ये रही है कि सच कैसे जाने। तो इसके उपाय कई तरह के, कुछ इमोशनल उपाय हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं, दोस्त करते हैं। खा मेरी कसम, एक तो ये उपाय है। जब आपको शक हो किसी पे कि झूठ बोल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कसम खा, मुझे छू के बोल, मर जाऊंगा मैं झूठ बोला तो जो इमोशनली कच्चे लोग हैं वो घबरा जाते हैं, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं मरना चाहिए, होगा अच्छा सॉरी मैंने झूठ बोला। पर ये भी दो चार बार चलता है, उसके बाद वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। उसको पता है मरता मरता कोई है नहीं, बिना बात के मरता हर बार मैं ही हूँ। फिर अगली बार वो बोलता है कि कसम से भाई, तेरी कसम, सिर पे हाथ रख, तेरी कसम। और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना सफाई से झूठ बोल रहा है, और सामने वाला लगता है कसम तो झूठी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब सच है, भरोसा कर लिया। कुछ लोग और करते हैं कि अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये जो मिर्च है इसमें धुआं निकलेगा, आग लगाएंगे तो, नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा। कुछ ऐसे उपाय करते हैं। चाइना में एक उपाय ये किया गया, जिसको आप पॉलीग्राफ का पहला एग्जाम्पल दुनिया का मान सकते हैं, कि जो अभियुक्त है उसको कच्चा चावल खिलाते थे। और कंसेप्ट ये था कि जब हम डरे होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार नहीं बनती है, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो डरेगा, डरेगा तो सलाइवा नहीं बनेगा, सलाइवा नहीं बनेगा तो जो कच्चा चावल चबाया है वो सूखा रह जाएगा, और लार बन गई तो इसका मतलब डर नहीं रहा था, डर नहीं रहा था मतलब सच बोल रहा था। बहुत ट्रेडिशनल उपाय है, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था गांवों में। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को हजारों लाखों करोड़ों मामले सुलझाने हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ सिविल केसेस होते हैं। तो सिविल से तो पुलिस का ज्यादा लेना देना नहीं है, पर क्रिमिनल तो है ही। क्रिमिनल का मतलब जिसमें हत्या हो, कोई चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, वो सब क्रिमिनल केसेस हुए।
अब पुलिस के पास तरीका एक तो ये है कि वो लोगों से पूछे क्या हुआ था, बताओ भाई, नोट करे। पर जो व्यक्ति पुलिस के पास गया है, यदि पहली बार अपराध किया है और बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, गलती से हो गया, तो फिर भी हो सकता है कि बातचीत में बता दे कि मुझसे गलती हुई है। पर जो घाघ है, जो अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, उसको अच्छे से पता है कि पुलिस कुछ भी पूछ ले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पुलिस पूछ पूछ के मर जाएगी, लेकिन मामला साफ हो नहीं पाएगा। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस अपने तरीके पे आ जाती है, थर्ड डिग्री। कह दिया अच्छा रुको, चलो जरा साइड में चलो। फिर उसको मार मार के या बिना मारे उतना दबाव बना के, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पड़ोस के कमरे से आवाजें आ रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जब गया इन्वेस्टिगेशन पे तो अपने एक जूनियर को बोल के गया कि पड़ोस के कमरे से आवाजें आनी चाहिए बहुत तेज तेज, और बीच में आके ऐसे बोल देना जब मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑफिसर बात कर रहा है कि भाई बता दे, कितना परेशान करेगा, बता दे। इतने में एक पुलिस वाला आता है कि सर वो साथ वाले की मौत हो गई। ये कहता है कैसे मरा? सर वो सवाल पूछे जवाब नहीं दे रहा था, ज्यादा मार दिया उसको, मर गया। फिर ये कह रहा है कोई बात नहीं, लाश दफना दो, किसी को बताना मत। फिर इसे पूछते हैं हाँ भाई बताएगा? हाथ नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। फिर इतना सुनने के बाद बड़े बड़े लोग बता देते हैं, कई तो ऐसे भी कि ना भी किया तो भी बता देते हैं कि हाँ मैंने चोरी की थी भाई, 2 महीने जेल में रह लूंगा, कम से कम मरूंगा तो नहीं। तो ये भी खतरा होता है। और ऐसे बहुत जोक्स चलते हैं। एक जोक मैंने सुना था बहुत पहले, था तो भारत के 3 राज्यों के बारे में, तो मैं 3 देश कर देता हूँ। विदेशों के बारे में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर बोलना मुश्किल है। तो इमेजिन कीजिए कि जापान, चीन और नॉर्थ कोरिया में कंपटीशन है। एक व्यक्ति गुम हो गया है, उसे ढूंढना है पुलिस को। पहले जापान को चांस मिला, जापान ने 7 दिन लगा दिए। कैसे किया? सारे सैटेलाइट, उसका फोन ट्रैक किया, और जो उसकी लोकेशन है वो सब ट्रैक करके फिर पूछताछ करके आखिरकार उसको ढूंढ लिया। करीब 6-7 दिन लग गए। चाइना ने कहा ये कोई तरीका हुआ, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। फिर चाइना के पास केस गया, उसने 2 दिन में ढूंढ लिया। तो कैसे ढूंढा? जो आदमी गुम हुआ था उससे सारे रिश्तेदारों को उठवा लिया, और रिश्तेदारों को बंद करके इतना पीटा कि नहीं बताओगे तो मार देंगे। अंत में किसी ने बता दिया, ढूंढ के लिए 2 दिन में हो गया काम। फिर केस नॉर्थ कोरिया गया, नॉर्थ कोरिया ने 1 घंटे में सॉल्व कर दिया। कैसे किया? तो जो आदमी गुम हुआ था उसका नाम ली था मान लीजिए, तो ली गुम हुआ, कंप्लेंट हुई कि ली गुम हो गया है। ली की फोटो देखी, उसी शक्ल का आदमी ढूंढा एक और, उसको पकड़ा, खूब कस के पीटा, वो बोल तू ली है, बोल तू ली है। और 2 घंटे बोला हाँ मैं ली हूं, और कैमरे के सामने दिखा दिया कि ली पाया गया, इसकी शक्ल थोड़ी बदल गई है पर है ली ही, इसी से पूछ लो। वो रहा मैं ली हूं, क्योंकि उसको पता, वरना पीटूंगा और ज्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में 3rd डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी को मार पीट के या बिना मारे पीटे ऐसा दबाव बना के जिस दबाव को वो झेल ना पाए।